बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज एक मरतबा फिर ऑपोजिशन के बयानिए को तकवीयत मिली जब खबर मिली कि नंदीपुर पावर स्कैंडल में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के जनाब बाबर अवान को बरी कर दिया गया है, जबकि ऑपोजिशन की जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज अशरफ की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट एक मंसूबे से स्कैंडल कैसे बना, इसका मुख्तसर खुलासा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वज़रा की मिली भगत से इस मंसूबे में 2 साल की ताख़ीर होने के बायस कौमी खजाने को 27 अरब का नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंसूबे में तारीख पर जुडिशल कमीशन तश्कील किया गया था, जिसके बाद जुडिशल कमीशन ने तहकीकात के लिए मामला नैब को भेज दिया था। नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अबूर जनाब बाबर अवान के खिलाफ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में करप्शन का रेफरेंस दायर किया था और बाबर अवान साहब, राजा परवेज अशरफ साहब समेत 7 मुल्जिमान को नामजद किया गया, जिसके बाद बाबर अवान साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। 11 मार्च 2019 को एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी दौर के वज़ीर कानून जनाब बाबर अवान समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी। ऑपोजिशन की जानिब से बारहा ये तनकीद सामने आती रही है कि नैब के बाबर अवान को गिरफ्तार न करने के पीछे हुकूमत और कौमी एहतसाबी इदारे का गठजोड़ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डीजी नैब लाहौर जनाब शलीन शहजाद ने कहा था कि बाबर अवान को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन पर नंदीपुर पावर प्लांट में ताखीर करने का इल्जाम था। उनके केस के हवाले से हमारे पास यानी नैब के पास तमाम शवाहिद मौजूद थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। 23 अरब रुपए का बनना था, 50 बढ़ गई क्योंकि बाबर अवान साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने फाइल रोक के रखी और मामला आगे नहीं बढ़ने दिया। गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं थी ना। वो उनका केस ये था कि उन्होंने डिले किया, जो नंदीपुर के चीज़ें वहाँ पड़ी थी और वो सारा फाइल के ऊपर था। फाइलें सारी नैब रावलपिंडी के कब्जे के अंदर है कि उनके जो केस के अंदर जितनी एविडेंस थी वो सारी की सारी हमारे पास मौजूद थी और हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं थी कि उनको फिजिकल कस्टडी में लिया जाए, इसलिए उसका फैसला नहीं किया गया। अगर ज़रूरत होती तो ये कर दिया जाता। यही नहीं बल्कि चेयरमैन नैब की गुफ्तगू से मंसूब सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा हुकूमत भी आपके साथ खुश नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये भी मुझसे नाखुश है। ये भी चाहते हैं इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर अवान साहब का रेफरेंस, अलीम खान साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर जनाब परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा के गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। जाहिर है इस पसमंजर में ऑपोजिशन इसको नैब और हुकूमत का फिक्स्ड मैच ही करार दे रही है, लेकिन यकीनन इससे कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं कि डीजी नैब के बकौल जब बाबर अवान साहब के खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद थे, तो क्या प्रोसिक्यूशन में जानबूझकर कोताही की गई? चेयरमैन नैब की मुबैना गुफ्तगू में उनकी जानिब से तस्लीम किया गया कि बाबर अवान साहब के रेफरेंस ख़त्म करने के हवाले से उन पर दबाव था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बाबर अवान की बरीयत और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद होने से इस तासुर को और हवा मिलेगी? और क्या अब बाबर अवान साहब एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं? सवाल यही है, बाबर अवान साहब के मुस्तकबिल का फैसला सियासी तौर पर क्या होगा, वफाकी काबीना में वापस आएंगे या नहीं, इसका फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है वो कैबिनेट के अंदर दोबारा आ जाए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है जिसके हवाले से जो पूरा नैरेटिव बनाया गया, क्या अपोजिशन के उस बयानिया को तकवीयत मिली या वाकई मेरिट के ऊपर बाबर अवान साहब बरी हुए इस मामले में? मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में हुमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। पलवशा खान साहबा इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और तलात चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जारी बात है, हुकूमत को तो मुबारकबाद ही देनी चाहिए। हुमायूं अख्तर खान साहब, बड़ी बात है, बाबर अवान साहब आज बरी हो गए। ये फिक्स्ड मैच कहती रही है ऑपोजिशन, एक नैरेटिव है जिसको बड़ी तकवीत मिलती रही है। आपके वज़रा भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ ऐसे बयानात देकर, लेकिन
इवन आज की इस फैसले के बाद भी कहा जाता है कि ये फिक्स्ड मैच है हुकूमत का और नैब का। देखिए जी, अब तो फिर आज एक और उस फिक्स मैच में आ गया है, दैट इज़ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। तो उस पर भी मेरे ख्याल हुकूमत का ही असर है, वो भी हमारी सुन रहा है। ये आज का फैसला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का प्रोसिक्यूशन फैसला नैब करता है। ओके, वेल ना, फैसला तो कोर्ट करता है ना जी। नैब ने तो उनको माफ़ नहीं किया, नैब तो उनको ख़त्म कर देते या रेफरेंस न बनाते। नैब का तो यही था ना जी, एक दफ़ा रेफरेंस बन गया तो ये कोर्ट का फैसला है आज। और जहाँ तक चेयरमैन नैब का जो कॉलम जावेद चौधरी साहब ने छापा था, तो नैब ने उसको डिनाई किया था। सो टेक्निकली जावेद चौधरी साहब stands by every word that he has well, written. Javed Chaudhary does, but the person he was quoting does not. जो जावेद चौधरी साहब ने कहा, लिखा, उसके yeah, अंदर प्रोड्यूस yeah, किया, कोट किया चेयरमैन नैब को, बहुत सारी चीजें वैसी हो रही हैं। नहीं, उसमें देखिए, हमारा किसी किस्म का या किसी भी पार्टी का नैब पे दबाव नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलर चेयरमैन जो हैं, ये पीपल पार्टी ऑफ PMLN ने चुने थे। इनको हम फायर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ये पावर नहीं दैट है। मैटर कोई फायर नहीं कर सकता। कोई भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस है जो बल्कि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन फायर कर सकता है। ये भी नहीं देयर इज अ प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी फॉलोड ना, उसको नहीं, ये भी नहीं मालूम जी। अभी ये नहीं मालूम कि इसमें कोर्ट में जाके फायर हो। नहीं, वो एक पूरा प्रोसीजर है। आर्टिकल 209 के तहत ही कार्रवाई होती है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए होती है। वो प्रोसीजर अडॉप्टेड है, लिखा होता है उसके अंदर कि क्या आपने फॉलो करा। इट्स नॉट दैट क्लियर मनी, बट नॉनदलेस नो, इट हैजंट बीन ट्राइड येट। ओके, ये डिस्कशन मोस्टली रिजाइन करते हैं। जी, इट हैजंट मजबूर किया जाता है कि रिजाइन ट्राइड येट। सो देखिए, हमारे अपने लोग इस वक्त अलीम खान साहब जेल काट के आए हैं, अभी तक लाइव उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सप्तान खान साहब एक बहुत ही मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने साइन भी नहीं किया था, एक चीज़ फॉरवर्ड की, उस पर अभी जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो हमारी तरफ से तो किसी किस्म अब बाबर अवान साहब 1-1.5 हफ्ते हुकूमत बनने के बाद ही हैड टू रिज़ाइन, और आज तकरीबन 1 साल के बाद वो बरी हुए हैं। ठीक है। ओके, मुझे बताइए, इसकी मिसाल मिलती है कि कोई हुकूमत के सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो पकड़ लिए जाएं या उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो जाएं। आपने ही पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। देखिए उनके वो अपना उन्होंने हामिद सईद काजमी साहब के साथ भी हुआ था, सिटिंग हुकूमत थी, उनके साथ ही सब कुछ हुआ था। करप्शन के मामला थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव यहाँ मौजूद है, एक्चुअली कंफर्म दिस, ये हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है। लेकिन देखिए, जब मामला इसलिए बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि एवनफील्ड रेफरेंस की अपील आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अपील शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज शरीफ साहबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक़ में उसका फ़ैसला होता है, उनकी सज़ा मुअत्तल होती है, वो बाहर आते हैं। हुकूमत ये कहती है नैब बड़ा नाअहल है, बड़ी गंदी प्रोसिक्यूशन की, बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी नैब की। यहाँ पर आप कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, नैब ने उन्हें माफ़ नहीं किया, नैब ने अपना केस उसी तरह रखा, तो ये मेयार क्यों बदल जाता है? वहाँ पर आप कहते हैं नैब बड़ा पुअर परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं, मेरिट के ऊपर बाबर अवान साहब के साथ खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हो सका। देखिए, एक तरफ है इस जो नैब ऑर्डिनेंस है, जिसके अभी तक आज तक रूल्स नहीं बने, बाय द वे, नैब एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके 1999 के बाद रूल्स नहीं बन सके। इसको अब कितने 20 साल हो गए? जी, 1999 20 साल। देयर आर नो रूल्स, और न ही किसी ने बनाने की कोशिश की है 20 साल में। किसी ने ऑर्डिनेंस को चेंज करने की कोशिश की है। भाई परवेज मुशर्रफ साहब का ये ऐसा सैक्रोसेंस है जो कि पीपल पार्टी ने चेंज किया, और ना ही PMLN ने, जो आज कह रहे हैं नैब के खिलाफ। उसी ऑर्डिनेंस के तहत इनको चेयरमैन के पास पावर होती है, चाहे वो इंक्वायरी स्टेज हो या इन्वेस्टिगेशन हो या रेफरेंस स्टेज हो। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युइटी इन दिस। वो आप कह रहे हैं, मैं जरा पीस पे लूं प्रधान साहब, अब राजा परवेज साहब नहीं बरी सके, फाइन, केस आगे शायद आगे जाके हो जाए, या आगे आकर उनके हक में कुछ ना हो जाए। ये आप लोग हुकूमत पे क्यों चढ़ते हैं फौरी तौर पर कि अब ये वो हुमायूं खान साहब ठीक कह रहे हैं, तो अदालत ने बरी किया है, क्या मसला है उसके अंदर? देखिए, बात असल ये है कि अदालतें फ़ैसले जो देती हैं वो दुनिया की अदालतें होती हैं, वो फ़ैसले भी देती हैं, तारीख उन्हें किसी तरह लिख लेती है। एक अदालत इससे ऊपर भी होती है, उसके अपने फ़ैसले होते हैं। खानवादा रसूल को जिन्होंने शहीद किया, उनके नाम पे रहती दुनिया तक लोग लानत भेजते हैं, जानते भी नहीं हैं, लेकिन
जो शहीद हुए वो ताक़यामत ज़िंदा हैं। इसी तरह सुकरात को किस जज ने मौत की सज़ा दी, उसका नाम आपको, मुझे, हमें नहीं इल्म, लेकिन सुकरात ज़िंदा है। अब बात यह है कि इन सज़ाओं से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि आज बाबर अवान साहब के आने से बहुत से लोगों को इनकी अपनी जमात में नींद नहीं आ रही होगी। टुडे विल बी अ रेस्टलेस नाइट फॉर मैनी। ये आप जानते हैं। नहीं, मुझे क्या पता, मैं माइंड रीडिंग नहीं करता, कसम से। आप बता दें मुझे, नाम शाम आप बताएं, या ये चॉइस आप इतने मासूम नहीं हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत से लोग जो कुछ ओहदों पे पिछले दिनों नॉमिनेट हुए थे, एक पूरी लिस्ट, उन तमाम लोगों को नींद नहीं आएगी आज रात। अच्छा, लिहाजा इनके अपने घर में ये चिंगारी लगी है और बहुत से लोग फारिग होंगे। खैर शायद ये भी कोई अच्छा ही ओमन हो, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इनके अपने वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने हामिद मीर साहब ही के चैनल पे, हामिद मीर साहब के शो में ये बरमला उन्होंने एतराफ़ किया था कि हम एहतसाब कर रहे हैं, नैब कौन होता है, ये तो हम कर रहे हैं। और बारहा ये लोग ना सिर्फ वो बल्कि बहुत से इनके वज़रा यही कहते हैं, अपनी कम फहमी में और अपने सियासत से नाबल्द होने का जो उनका एक उनके साथ सर्टिफिकेट है, अगर आप उसमें अपनी रवानी में कहते जाते हैं वो क्लिप खुद वजीर आजम साहब अदालतों के ऊपर बहुत बड़ा निशान लगाते हैं। मैं जरा वैसे वो क्लिप चला सकता हूँ, अख्तर खान साहब ने शायद वो क्लिप नहीं देखा, देखा बिस्मिल्लाह, आपने देखा, जरा एक दफा फिर देख लें क्या कह रहे थे। फिर मैं चौधरी साहब के पास भी आता हूँ, तलाल चौधरी साहब के पास। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ नैब ही कर रही कहते हैं। ये आज आपने क्या बात कर दिया कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर? हम एहतसाब कर रहे हैं। आपको लगता है इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी? नैब ने कहा कि गुमराह कुन बयान है, एहतसाब हम कह रहे हैं। नैब के केसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। एक आखिरी लाइन मैं कह दूं तलाल की इजाज़त से, अगर एक आखिरी लाइन मैं कह दूं, वो ये है कि नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। क्या आज तक आपको कोई कार्रवाई नजर आई? और जावेद चौधरी साहब के कॉलम के मुताबिक अगर सब कुछ ऐसे ही होता जा रहा है तो दौरे हाजिर के नॉस्ट्राडामस जो हैं वो जावेद चौधरी साहब हैं। फिर ये भी हमें मान लेना चाहिए। उनको ऊपर से वही आती है, वो लिख देते हैं और वो पूरा हो जाता है। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है, ये हुकूमत का जो एहतसाब का अमल है, आप अपोजिशन में है, अपोजिशन को इस वक्त रगड़ा है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इस वक्त वो सियासी रगड़े का शिकार हो रही है, जेलों के अंदर भी है, केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन एहतसाब के अमल पे एतराज़ क्या है? ये सब कुछ जो हो रहा है, अभी सब्तान खान साहब का जिक्र किया हुमायूं अख्तर खान साहब ने, वो हैं, अलीम खान साहब का केस चल रहा है। एक बाबर अवान साहब के बरी हो जाने से दोबारा इस बयानिए की को क्यों अहमियत या तकवीत देने की कोशिश कर रही है अपोजिशन की? ये हुकूमत ही सब कुछ करवा रही है, जबकि ये एहतसाब अदालत ने बरी किया है, नैब ने तो अपना केस प्लीड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत सारी बातें जो हैं वो कई दफ़ा हम टीवी पर या किसी पार्टी से एफिलिएशन की वजह से या किसी मजबूरियों की वजह से, या हो सकता है आप और मैं या हम में से बहुत सारे लोग बुज़दिल हों, डरते हों, नहीं कहते। लेकिन तारीख़ बुज़दिल नहीं होती। तारीख़ नैब ने नहीं लिखनी, पेमरा ने नहीं लिखनी, किसी एंकर ने नहीं लिखनी। तारीख़ अपने आप को खुद लिखती है और तारीख़ लिखेगी इन फैसलों को भी। मुनीब, ये 2019 है, ये 1947 या 1958 भी नहीं तो मेरी गुज़ारिश, हमने पहले, हमारा सीखने का प्रोग्राम भी कोई नहीं है। हम ऐसी एक कौम है कि हमने नहीं सीखना, या हमारे लोगों ने अगर हम सीख लेते तो शायद आज इस हालत में ना होते, शायद हमारी करेंसी अपने हमसायों से सबसे नीचे ना होती, शायद पाकिस्तान की वो जो हालात हैं इकॉनमी के, गरीब का जो इस वक्त जो गुर्बत बढ़ रही है, जो हालत है वो ना होती। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अभी भी सीख लें और किसी और पर, मैं नहीं कहता, सबसे पहले मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। एज ए पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा जो लोग बिकते हैं या कठपुतलियाँ हैं वो हमारे अंदर होते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों, बाकी लोगों को, बाकी इदारों को भी सीखना चाहिए। खुदा का वास्ता है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, आए इस 22 करोड़ के मुल्क को किसी गरीब लोगों को उसकी सेहत का, तालीम का, रोजगार का, उसको इंसाफ का कोई बंदोबस्त करें। हम लोग हुकूमतें हुकूमत कर रही है चौधरी साहब, मतलब पहले 11 महीने हो गए सर, हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। आपने तो पता नहीं कहां से बात शुरू की, आपने तो इस हुकूमत की जो
जो लेजिटिमेसी है उसको ही चैलेंज कर दिया है। तो जरा या तो बात बड़ी खोल के जरा थोड़ी सी बता दें हमें। ये मायून अख्तर खान साहब बैठे हैं, हुकूमत इलेक्टेड है, वज़ीर आज़म इलेक्टेड है, आप सब सिलेक्टेड कहते हैं उन्हें, कैसी हुकूमत चल रही है? ऐसे ही चलती? मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क में गद्दार कहा जा सकता है, चोर और डाकू कहा जा सकता है, इस मुल्क में काफर का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, सिलेक्टेड नहीं कहा जा सकता। ये यानी ये देखे कितने खौफजदा लोग हैं, और ये खौफ इनको पता है ना जी, हकीकत का तो सबको पता है और सबसे ज्यादा इमरान खान को पता है। बात ये है मेरी मुनीब साहब गुजारिश ये है, ये 10-11 माह हो गए हैं इस हैंड पिक्ड जो हुकूमत है, हैंड पिक्ड जो इस वक्त ये सारा सिस्टम चल रहा है, इससे आम लोगों को क्या मिला? अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अगर लोगों को सेहत, तालीम, रोजगार मिल रहा है, अगर आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है मैं जो मर्जी भी कहता रहूं कोई उसकी अहमियत नहीं। मगर अगर ये नहीं हो रहा, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी तक लोगों को खदशात हैं, तो फिर मान ले कि ये नालायक और नहलों का इज्तिमा जो इकट्ठा किया गया है, इसकी जिम्मेदारी हर उस आदमी पर होगी, हर एक पर होगी जो इसको पुष्टपनाही करता रहेगा। हमें अब इनके नालायकों नाहलों के पुष्ट से हट जाना चाहिए, खुदा के लिए हट जाना, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब इसको मंतकी अंजाम तक पहला टेस्ट तो इस हुकूमत का ये बजट है ना। अब क्योंकि बात जरा बजट पे हो रही है, तो चले एपीसी भी करने की कोशिश कर रही है, कर भी रही है, वो एक अलहदा बहस है। मेन टारगेट पहला टेस्ट है इस हुकूमत का बजट जो प्रपोज किया गया, उस पर बहुत सारी तब्दीली भी आ सकती है, अमेंडमेंट्स भी आ सकती है, उस पर बात कर लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बजट स्पीच जाहिर बात है हो गई, बजट के ऊपर बहस हो रही है, ऑपोजिशन लीडर ने भी बहस खोल दी, लेकिन बहस पार्लियामान के अंदर बजट के ऊपर नहीं हो रही। अब आज जो टारगेट किया गया, यानी हुकूमत की तरफ से रोज़ यही होता है, ऑपोजिशन की तरफ से एक तकरीर होती है, हुकूमत की तरफ से उसका जवाब आता है, लेकिन वो जवाब शायद बजट के ऊपर कम होता है या वो तकरीर बजट के ऊपर कम होती है और मामलात के ऊपर ज़्यादा होती है। लेकिन आज दिलचस्प बात यह है, जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स के हवाले से ज़रा सुन लेते क्या कहा। अच्छा वक्त चल रहा था, पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को चोर कह के वोट लेती थी, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को चोर कह के वोट लेते थे, जो जीत जाता था फजलुर रहमान साहब उसके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते थे। फिर अचानक ये हुआ कि इमरान खान आ गया, तो उसके बाद से अब समझ नहीं आ रही है कि नून लीग जो है हाउस में होती है तो शीन होती है, लाहौर पहुंचती है तो मीम हो जाती है, कराची जाती है तो बी हो जाती है। जब ये नून, मीम, शीन, बी के चक्कर से निकलेंगे तो फिर एक अपोजिशन को भी हम देख लेंगे कि उनका क्या तस्वुर है, क्या उनकी सोच है बजट पे। तलाल भाई, ये आपकी जमात नून, शीन, मीम इसमें बट गई है, बे भी हो गया इसके अंदर, तो ये क्या क्या हो रहा है आपकी जमात के साथ? ये शीन से शर्म भी होती है, वो कभी भी फवाद साहब अगर कर लिया करें, मेरा मतलब है कभी इन्हें आती नहीं है। इतने घर ये फेराए हैं कि मेरा मतलब वो पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी फिरा हो, बाकी छोड़े चले, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बात यह है कि इनका प्रॉब्लम ये नहीं है हम बट जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, इनका प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों का रोज़गार है। पाकिस्तान को ये जो बजट दिया है, जिससे हर आदमी इस वक्त इनको बड़े अच्छे अल्फाज से इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके कैमरे के सामने मैं नहीं कर सकता। कभी यकीन करें मुझे, मैंने ज़िंदगी में वो गाली नहीं सुनी थी जो रेडी वाला, दुकान वाला इनको दे रहा है। ज़रा ले जाएं अपना कैमरा किसी दुकान पर, किसी दिन चले जाएं आप खुद। बात ये है, इनका करने का काम क्या है? इनका काम ये नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी जमात में क्या हो रहा है। इनका काम है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये उसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का ये बजट कैसा है, इसकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है, गरीब आदमी का मुस्तकबिल क्या होगा, वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी वो कितनी दे दी हैं, वो 50 लाख घर में से कितने घर बन गए हैं, वो जो टैक्स फ्री पाकिस्तान था उसका क्या बनेगा, वो जो डॉलर कंट्रोल करना था उसके दावों का क्या बनेगा। और यहाँ सिर्फ क्या है, हमें प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड जो है वो नजर आते हैं, वो उस वक्त ही वो हंस रहे होते हैं और वो गाड़ी चला रहे होते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने 50 तकरीरें की। आपको लगता है कि अननेसेसरीली टारगेट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, इनका काम डिलीवरी के ऊपर है? मैं सब देखे ना, देखे नहीं, मैं मुनीब इस पे देखे ना, इनका काम जब इनको कोई आर्गूमेंट नहीं मिलता, इनसे पूछे भाई ये बिजली गैस के बिल क्या है,
ये कहें जी आपकी तो जी अंदर जमात में बड़ी तोड़ पड़, भाई तुम अपना जवाब दो, हुकूमत में हो। अब अच्छा चले वो ठीक है, आपकी बात अपनी जगह आ गई, आपकी बात अपनी जगह आ गई। मैं जरा हुमायूं साहब कहूँगा, जारी बात है हुकूमत का वर्चन उन्होंने देना, रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन मैं जरा अपोजिशन की बात जरा पहले मुकम्मल हो जाए। पलवशा खान साहबा, एक तकरीर वो थी, एक क्लिप वो था जो कि बड़ा वायरल हुआ, वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा था, बहुत सी बातें गिनवाई थी, अब वो अपनी जगह मौजूद है। मैं चाहता हूँ जरा वो भी रिकॉर्ड के लिए हम चलाएं। आज उसका जवाब हुकूमत की तरफ से भी आया है, तो जरा दोनों चीज़ें सुन लेते हैं। पहले खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा था वज़ीर आज़म के कुछ बयानात के हवाले से, वो सुन लेते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी आज जवाब दिया उसका, वो भी सुनते हैं। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और आप गौर से सुने नहीं जी, लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसिर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जवाब तो आना था। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं? मैं कुछ बातें याद कराना चाहता हूं जो वादे हमने पूरे किए। इमरान खान ने कहा था रुलाऊंगा, रुला दिया। हमने कहा था चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ लिया। हमने कहा था डाकू राज को खात्मा करेंगे। हमने कहा था करप्शन से पाक हुकूमत देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पलवशा खान साहबा, वो जवाब आ गया फवाद चौधरी साहब का, वो आपने गिनवाई थी कुछ बातें, उन्होंने भी गिनवा दी वज़ीर आज़म की तरफ से। अब बात यह है मुनीब कि पहला पत्थर वो उठाता है जो खुद पाक साफ हो। लिहाजा फवाद चौधरी साहब की बातें जो हैं उनका रियासत मदीना के असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको इग्नोर कीजिए। मुझे ये बताइए कि रियासत मदीना का कौन सा ऐसा हुक्मरान था जो दूसरों को एहतसाब का दर्स देता था मगर ख़ुद इससे बालातर था, दूसरों को वो टैक्स एमनेस्टी और अपने असासे जो हैं वो निकाल के बाहर रखने की बात करता था और ख़ुद उसी से मुस्तफ़ीद हुआ और असासे छुपाए। रियासत मदीना में तो एक चादर की भी जवाबदेही थी। कौन सा हुक्मरान था जो अपनी ज़बान से रियासत मदीना का फिरे और उसको बाद में यू टर्न का नाम दिया? कौन से ऐसे हुक्मरान थे जो कुफर की तरफ से दीन इस्लाम की तरफ आए और नाउज़ुबिल्लाह फिर उन्होंने सोचा कि यू टर्न लेना है तो वापस कुफर की तरफ चले गए? मुझे ये बताइए कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जिसने अपने जो है बनाए, रेगुलराइज कराए और गरीबों की झोंपड़ियाँ मस की? कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जो कि महलों में 300 कनाल के रहता था? कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसके अपने घर वाले जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान थे? कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने सबको चोर और डाकू कहा और फिर डाल दिया? कुफर की पुरानी ईंटों से कोई रियासत मदीना नहीं बन सकती। चलिए पॉइंट आ गया, जरा हुमायूं साहब को रिस्पॉन्ड करने दें कि इंसान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ हुमायूं साहब रिस्पॉन्ड कर लें। हुमायूं साहब रिस्पॉन्स आगे आप भी म्यूट कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं म्यूट कर रहा, मैं बिल्कुल म्यूट नहीं कर रहा। हुमायूं साहब ये 2-in-1 है ना, इसलिए जरा आप दोनों का मौकफ आ गया, जरा हुमायूं साहब को रिस्पॉन्ड करते हुए दोबारा आए। तो 2-3 चीज़ें जो अभी प्रोग्राम में हुई, मुनीब, इस मुल्क में एक्चुअल सिलेक्शन पॉलिटिकल एरिना में 2 बार हुई है। अब मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, शायद इतना अच्छा ना मनाएं। एक दफ़ा 1985 में आउट ऑफ नोवेयर एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ था, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, वो ऑल ऑफ अ सडन पंजाब का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये कोई 23 साल जदोजहद करके जिस तरह इमरान खान ने की है। इमरान खान किसी मार्शल लॉ के तहत इक़्तिदार में नहीं आए, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दुनिया में नहीं है, खुदा ताला मग़फ़िरत करे। 1958 में अयूब खान की काबीना में 20 मेंबर थे, 19 सर्विंग जर्नैल थे, 1 सिविलियन था। उसका नाम आपको मालूम है ना जी? उस सिविलियन का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। 9 साल वो उनके साथ रहे। इस वक्त दुनिया का हर मुल्क
रिकग्नाइज करता है इमरान खान की हुकूमत को, सवाए पाकिस्तान की अपोजिशन। एवरी कंट्री रिकग्नाइजेस, हमारे दोस्त दुश्मन जिनसे झगड़ा है वो सब रिकग्नाइज करते हैं। मैंने बड़े इलेक्शन देखे, 1990 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। हर अपोजिशन पार्टी जो हार जाती है वो हमेशा बिल्कुल यही उनका बयानिया होता है थ्रू आउट उस गवर्नमेंट की टर्म में, जैसे रहा यही 2013 से 18 यही बयानिया रहता है। तो 1990 में बेनज़ीर को उनका देख लें कि क्या स्टांस था, बड़ी बड़ी उन्होंने जदोजहद की। 93 में देखें, इस मुल्क की हिस्ट्री को मत खोलें, क्योंकि ये चीज़ें सब सामने आ जाएंगी कि 90 में क्या हुआ और किसने किसको क्या किया और कैसे जीता, कौन कैसे जीता, ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। एंड एवरीबॉडी नोज। और ये सारे जो मेरे साथी बैठे हैं, हमें हमारी हुकूमत को, हमें पीटीआई को नालायक कहा जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूं जी, मुझे ज़रा गिनवा दें। आज इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, ज़रा मुझे बता दें कि हमारी तारीख में ऑक्सफोर्ड के हमारी टॉप लीडरशिप में कौन कौन से ग्रेजुएट हैं? वो नालायक हैं सारे। बेनज़ीर वो नालायक थे, बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑक्सफोर्ड नालायक थे, बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड के नालायक थे। चौथा जो है वो इमरान खान है, वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है। आप लोग उनको नालायक कहते हैं, हमारी इकोनॉमिक टीम को आप नालायक कहते हैं। पीएचडी है जी हफीज शेख इकोनॉमिक्स में, ये बाकर जो है रजा, ये पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में। ये लोग लाए गए हैं कि पाकिस्तान की कोई खिदमत कर सकें, और इकोनॉमिक टीम में हमारी बाकी मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप किस खाते में हमारी हुकूमत को नालायक कहते हैं, हमारी लीडरशिप को नालायक कहते हैं? जरा इसका मुझे जवाब दे नहीं। तलाल चौधरी साहब वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कितने सरबराह मुमलिकत थे, इमरान खान साहब चौथे हैं, क्यों नालायक कहते हैं आप उन्हें? बाहर से पढ़े हुए लोग हैं जो इस मुल्क को खिदमत कर रहे हैं, आप लोग उन्हें नालायक कहते हैं, नाइल कहते हैं, क्यों कहते हैं? चौधरी साहब बताएं जी। बिल्कुल इसी का भी जवाब दूंगा। बार बार देखें ना, हुमायूं साहब ने अभी जिक्र किया, 1958 का जिक्र किया, 85 का जिक्र किया, 2001-2 का जिक्र करते हैं। ये पाकिस्तान के स्याह दौर हैं, ये फख्र करने की बात नहीं है। इस पाकिस्तान ने इन दौरों के बाद बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। अगर मैं या आप या हुमायूं साहब उसके बेनिफिशरी रहे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो है उन्होंने उसको पे किया है। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े हुआ है, पाकिस्तान ने कफारा अदा किया है इसी तरह के दौरों का। पाकिस्तान ने कफारा अदा किया, 60,000 लोग शहीद दहशतगर्दी की जंग में हुए, ये इसी बात का कफारा अदा किया। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर से लेकर जजों को नजरबंद होने से लेकर मीडिया और सहाफियों को कोड़ों तक मारे गए, ये उसका कफारा है। आम आदमी कारकुन सियासी वो कोड़ों से लेकर अटक किलो। आप इन्हें नालायक क्यों कहते हैं? एक सवाल करता हूं, मैं उसमें भी आता हूं। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार किसने कहा था, ये जरा मुझे बता दें। मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है, और फिर उसी भुट्टो ने अवाम की जज्बात की तर्जमानी करते हुए वो फंदे को झूला है। वो उस तरह मुशर्रफ की तरह बाहर भागा नहीं था। उसके बाद वही नवाज शरीफ अटक किले से लेकर अपने बाग के जनाजे को कंधा नहीं दिया, अपनी आखिरी सांसें लेती हुई बीवी के पास खड़ा नहीं हुआ, खुद आकर जेल गया है। हमने कफारा अदा किया है, और ये फख्र की बात नहीं है इन दौरों का जिक्र करना। खुदा का वास्ता है, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, खुदा का वास्ता है। कब तक हम ये अच्छा पलवशा खान साहब चौधरी साहब ने इस बात का जवाब तो दे दिया। और मेरी आखिरी बात, मुनीब साहब आखिरी बात, और बेड़ा, और आज इमरान खान वही कुछ कर रहा है। ठीक है, पलवशा खान साहब नालायक क्यों कहते हैं आप इन्हें? मैं आखिरी मैं उसे ये अभी कुरान पाक मंगवाए आए आप और मैं सब हलफ देकर सच बोले। आज मीडिया के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में इज़हार राय के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में जमहूरी रवायात के साथ क्या हो रहा है। कमाल करते हैं। अच्छा यार खुदा का वास्ता है, बस करें अब। ठीक है पलवशा खान साहब, ये चौधरी साहब ने बड़ी भारी भरकम बातें की है। अब जरा पलवशा खान साहब, नालायकी की बात थी ना, बार बार आप क्यों कहते हैं नालायक हुकूमत, नालायक वजीर आज़म, ये क्यों कहते हैं बार बार? इसलिए कि 22 साल की जिस जद्दोजहद का जिक्र करें उसके नतीजे में अगर बर्बादी हो, तबाही हो, एक ऐसा शख्स ना हो जो इनको टीवी पर मीडिया में डिफेंड कर सके, अपना इंडिजिनस, अपना पैदा किया हुआ
एक ऐसा शख्स ना हो जो इनकी 22 साल की जद्दोजहद को कोई मुआशी शक्ल दे सके, एक ऐसा शख्स ना हो जो इनकी बात की तर्जुमानी के लिए इनके पास अपना हो। तो मुझे बताइए, वो 22 साल की जद्दोजहद नहीं थी, वो तो टकरे मारना थी। टकरे बंदा सारी जिंदगी मारता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, मैंने हुमायूं साहब को एक दफ़ा पहले भी ऑक्सफोर्ड का, उस पर मैं दोबारा ही बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि बिकॉज ही हैज़ रेड बसद एहतराम मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी आम पाकिस्तानी को जो टाट पे बैठ के पढ़ता है, क्या उसने आज तक इस मुल्क में कुछ नहीं किया, कोई कारनामे अंजाम नहीं दिए? क्या तमाम लोग जो इस मुल्क में जिन्होंने इस मुल्क की ईंटें रखी और बनाए हैं, क्या वो ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ के आते हैं? क्या किसी और को हक हासिल नहीं है आम पाकिस्तानी को कि वो इस मुल्क का वजीर आजम बने? मुझे ये बताइए कि इस डॉलर रेट के साथ आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड करते हैं कि वो जाएं ऑक्सफोर्ड और वहां पढ़ें? ये भी बताइए कि इमरान खान साहब किस बिना पर वहां गए थे, स्पोर्ट्स की बेसिस पर उनको एडमिशन मिला था, और उनका जरा वो मार्कशीट वो लेकर आइए तो पता चल जाएगा कौन नालायक था कौन लायक था। अगर यही क्राइटेरिया है इस मुल्क में कि ऑक्सफोर्ड से रिटर्न लोग ही वजीर आजम बन सकते हैं, और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि गधे के ऊपर 100 मन किताबें ला दो, गधा शेख सादी नहीं बनता, गधा गधा रहता है। इसकी अमलन मिसाल आज की हुकूमत है। मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि अब आपने इस बात को रेज किया है। ये इन्होंने रुलाया, कहा रुलाऊंगा, हाँ इस पर यू टर्न नहीं लिया, रुलाया इस मुल्क की आवाम को, कहा चीखें निकलवाऊंगा, बिल्कुल सही कहा, आज लोग चीख रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 200% गैस जब बढ़ेगी तो आम मजदूर रोटी कितने की खाएगा? मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आप दूसरों को चोर डाकू कहते हैं, आज टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हो रही? कहां गया वो? 10 सेकंड वायु साहब ने फिर 10 सेकंड लेने होंगे मुझसे। एक लाइन, ठगों की बारात उनके साथ है और उसके सरगना है। चले ठीक है। ऑक्सफोर्ड से जो डिग्री ली उसमें 3rd डिवीजन आई थी, और जो हुकूमत को लाई उसमें भी 3rd क्लास हुकूमत चलाई है, वो भी इसी तरह की डिवीजन। दलाल चौधरी, आप मुझे अपनी लीडरशिप की डिग्रियों की डिवीजन बता दें जरा। चले क्या डिवीजन? बिल्कुल, मैं अपनी कारकर्दगी बताता हूं। डिग्रियों पे आप हमारे साथी रहे हैं, मैं बताता हूं। आप हमारे फॉलोअर, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। हमने इकोनॉमी, हमने क्या किया उसके लिए? हमने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स आए, मैं आपसे दावे से कहता हूं, आए गिनना शुरू कर दे। पाकिस्तान के 70% प्रोजेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिए। पाकिस्तान में हाल डिग्रियां पूछी हैं, हमारे साहब ने डिग्रियां पूछी हैं सर। दूसरा एक बात और, मुनीफ फारूक, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा, जो है एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे साहब देना चाह रहे हैं। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा मुल्क में यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ आदमी लीडर नहीं बन सकता। मैंने तो सिर्फ ये बताया है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो या बिलावल भुट्टो जरदारी बने हुए हैं। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ लीडर नहीं बन सकता। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं वक्त खत्म हो गया चौधरी साहब, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसको मजीद बात कर लेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद होंगे, APC के हवाले से बात होगी, कल होने क्या जा रहा है बात होगी साथ। कल 26 जून है और अपोजिशन की APC जो मौलाना फजल रहमान साहब की काविशों से होने जा रही है, उसके अंदर बड़ी सियासी जमातें शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क़यादत के हवाले से जो बहस कुछ अर्सा पहले छिड़ी रही, उस हवाले से तो बात हो चुकी, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस APC के अंदर क्या करने जा रही है, ये जानने के लिए चलते हैं हम ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ, जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब की तरह APC पे आने से पहले मैं आपके हिस्से मज़ाक का बड़ा कायल हूँ। आप अच्छी मज़ेदार बातें करते हैं पार्लियामान के अंदर, कुछ खबरें बनती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें बन जाती हैं, कुछ लोगों को आप खुश कर देते हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आज जो बात आपने की वो बड़ी दिलचस्प थी। आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो कहा, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन जो नहीं देख सके वो इस मुख्तसर से क्लिप में देखें कि ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया फवाद चौधरी साहब के लिए। जो इसकी पार्टी ने, मेरे भाई की पार्टी ने इसके साथ किया है, उसके बाद मुझे हमें करने की कुछ जरूरत कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई, अनुचस भी नहीं आई है। ख्वाजा साहब, फवाद चौधरी साहब के लिए तो आपने कह दिया। अब ये एक्चुअली आपको पता है मलकू का गाना है,
मैं ज़रा अच्छा लगता है ना इंसान अपने हवाले से भी बात करे, तो मैं अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत की इस वक्त बात करूं, हालात के हवाले से बात करूं, तो आपकी जमात और आपकी कायदीन और सियासत के हवाले से ज़रा उस पर क्या ये गाना अप्लाई होता है मलकू का कि रुलते गए आप पर चस बड़ी आई है, तो चस आई है जनाब लोग? सर बिल्कुल चस आई है। अगर कोई शक है आपको तो कोई पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये सियासत जो है ना मुनीब को ट्रांजैक्शनल बात नहीं होती, तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं ना कि चस आई है कि नहीं आई, वो ट्रांजैक्शनल बात कर रहे हैं। मैंने मेरा 30 साल हो गए मुझे सियासत में, अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से मुझे तो बड़ी चस आई है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे आ गई है ख्वाहिश साहब, मेरे बिल्कुल आ रही है। एपीसी पे आ जाते हैं ख्वाहिश साहब। अब जारी बात है मौलाना की अपनी सियासत है, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, वो बात तो आर्गूमेंट हर एक की तरफ से पेश किया जाता है। मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है इस एपीसी के हवाले से? आप एपीसी में जा रहे हैं, जारी बात है वहाँ बात होगी, कलेक्टिव विजडम भी होती है, लेकिन क्या सोचते क्या है आपके इस एपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने इससे हासिल क्या करना है? इसने क्या अचीव करना है या क्या रिजॉल्व करना है? अचीव तो मैं बाद की बात कहूँगा, लेकिन जो रिजॉल्व करना है या जो रिजॉल्व अपना डेमोन्स्ट्रेट करना है इस एपीसी ने, दैट विल बी आई थिंक मच मोर इम्पॉर्टेंट। और वो रिजॉल्व जो है या वो जो इरादा या जो एक उन्होंने डिफ़ाइन करना है अपना जो बिहेवियर आने वाले महीनों में, मैं समझता हूँ कि दैट बी मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ इस महंगाई के ज़माने में, इस कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में, और जो माशी हालात जो हमारे जो अबतर हो गए हैं, बुरी तरह अबतर हो गए हैं, उसमें हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ किस तरह यकजहती और सॉलिडेरिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी है। मेरा ख्याल है ये एक मेन मकसद है। बाकी तो सियासत तो होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि वो कि हम कहेंगे जी कि हुकूमत को हटाओ, हुकूमत को ना हटाओ, या आप कोई इन हाउस चेंज लेके आओ, वो सारे वो तरीक़ाकार है, वो मोडस ऑपरेंडी है कि आपने वारदात किस तरह करनी है। दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वारदात। तो ये वारदात एक्चुअली करनी भी है किसी ने या खाली हवाई फायरिंग ही करनी है? देखिए, हमने आपकी फरमाइश पे तो नहीं करनी ना, अपनी सियासी जो है हमारी जो असैसमेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਹੀ ਛੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਵਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ पहले भी एपीसी होई सी कुछ नहीं सी बढ़िया होता। मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी एपीसीज होती हैं जिनका कुछ नहीं बनता। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। किसी से रिजल्ट निकल आता है, कम से रिजल्ट निकलता है, बहुत से ज़्यादा से रिजल्ट नहीं निकलता। टुवर्ड्स द वेरी एंड एक सवाल जो सारे के ज़हन में है, मैं भी वही करना चाहूँगा कि देखिए मौलाना का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि उन्होंने वो इस्लामाबाद भी लॉकडाउन करना चाहते हैं, वो सड़कों पर भी आना चाहते हैं। क्या आपकी जमात, मैं सिर्फ आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, और इस बहस को भी चले हम साइड पे रख देते हैं कि गुड कॉप कौन है, बैड कॉप कौन है, या राइट कौन है, लेफ्ट कौन है, क्या मेंटली इस बात के लिए तैयार हैं कि यार इस हद तक हम जा सकते हैं कि लॉकडाउन में भी मौलाना का साथ दें, हुकूमत को ना चलने देने में भी मौलाना का साथ दें? या जो भी वहाँ पे कंसेंसस के साथ जो भी तय पाएगा, बिल्कुल हम 100% उसको इंडोर्स करेंगे। उसमें जो आप बातें कह रहे हैं अगर वो भी होती हैं हम उनको भी इंडोर्स करेंगे, लेकिन वहाँ पे ये जो बातें होनी हैं वो सारी कंसेंसस से होनी है। और भी पार्टीज़ हैं वहाँ पे। एक जनरल जो है सेंटिमेंट पाया जाता है कि एहतजाज का रास्ता जो है अपनाया जाना चाहिए। जो प्रिलिमिनरी मीटिंग मौलाना के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरम के साथ जो हमारी हुई हैं, पीपल्स पार्टी की भी हुई है, हमारी भी हुई है, ANP की भी हुई है, और भी पार्टियों की जो हुई हैं, उनमें ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। एक प्रिलिमिनरी सा जो आप कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं एजेंडे के, वो तय पा चुके हैं प्रिलिमिनरी। वो आज शाम तक जो है फर्म अप हो जाएंगे कि आपने कल किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। एक हाई लेवल का हमारा डेलीगेशन 4-5 अफराद का वहाँ पे जा रहा है। बाकी क्योंकि वोटिंग होनी है तो इसलिए हमारी प्रेजेंस जो है वो
रोबस्ट किस्म की, यहाँ भी उसकी भी ज़रूरत है असम्बली के अंदर। ये तमाम जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं तमाम डिस्कस होंगी। हम बिल्कुल नहीं, मैं वैसे जो है एक बात आपको हिंट करता चला, ये मैं पिछले 7-8 महीने से कह रहा हूँ। The way this government has behaved in last 10 months और almost a year, 11 months आप कह लें अभी, उसमें इनको कोई हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई खुदा न खास्ता को हम इनके कोई गले नहीं पड़ गए कि कोई इनको नीचे। तमाम तर जो है नुकसानात जो इस हुकूमत को पहुँचे हैं वो इनकी अपनी बातों से, अपनी लूज टॉक से, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू से, आधी रात के वक्त जो है उठ के गुफ्तगू करनी, जो है जब कौम सो रही है और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये इन तमाम से मैं बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं किसी को जाता। सारा का सारा इस हुकूमत को जो इस वक्त डिस्क्रेडिट है या गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का एतमाद जो उठ गया है, वो सारे का सारा वज़ीर आज़म और उसकी टीम को जाता है। जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, डिसमल परफॉर्मेंस की है पिछले 11 महीने के अंदर, वही उनके गिट्टों में बैठेगी। हम तो फिर जो है एक धक्का ही देंगे, आखिरी धक्का हम देंगे, ये कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका, आपने हमारा साथ दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।